हाय गाइस, इस लेक्चर में मैं एसएससी जेई 2022 के शिफ्ट 3 में बेसिक इलेक्ट्रिकल पे जितने भी क्वेश्चन आए थे मैं उनको डील करने वाला हूं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी जेई में टेक्निकल पार्ट में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। तो उस समय जो एसएससी जेई में टोटल बेसिक इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन आए थे वो लगभग 35 क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब 33% क्वेश्चन तो टेक्निकल के बेसिक इलेक्ट्रिकल से आते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा था कि तो द फार्मूला फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल इन टर्म ऑफ पीक टू पीक वोल्टेज। तो पीक टू पीक वोल्टेज के फॉर्म में आरएमएस वैल्यू किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल की क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। अब सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कोई भी एक साइनोसॉइडल सिग्नल है वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आर एम एस। इसकी आरएमएस वैल्यू हमको पता है किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल का जो आरएमएस वैल्यू होता है वो होता है वीएम बाई रूट टू। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब जो ये वीएम है इसको हमको पीक टू पीक के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल होता है, हमको पता है कि किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल को हम ऐसे बनाते हैं। ये मान लीजिए वीएम साइन ओमेगा टी है। ठीक है, तो ये इसकी क्या होती है, पॉजिटिव पीक होती है, ये प्लस वीएम, और ये नेगेटिव पीक होती है माइनस वीएम। ये कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो प्लस पीक होता है ये प्लस वीएम होता है, और ये नेगेटिव वाला माइनस वीएम होता है। ठीक है, तो इसमें जो पीक टू पीक वैल्यू होती है, जो पॉजिटिव पीक है, ये पॉजिटिव पीक हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, निगेटिव पीक हो गई। ठीक है, ये निगेटिव पीक हो गई। तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड का जो सम होगा ना, यहाँ से यहाँ तक जो मैग्नीट्यूड का सम होगा, इसको बोलेंगे पीक टू पीक। तो इनका मैग्नीट्यूड का सम कितना हो जाएगा, वीएम प्लस वीएम, टू वीएम हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो टू वीएम आया वो आया वी पीक टू पीक। तो यहाँ से वीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी पीक टू पीक बाई टू आ जाएगी। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। तो ये वीएम की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से वीएम की वैल्यू पुट करेंगे तो वी पीक टू पीक बाई टू, और ये यहाँ पे रूट टू है। तो यहाँ से आरएमएस वैल्यू कितनी आ रही है, वी पीक टू पीक डिवाइडेड बाई टू रूट टू। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द रिलक्टेंस इज। देखिए, जो रिलक्टेंस होता है, मान लीजिए मैं आर से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परमिनेंस के। किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परमिनेंस के, परमीनेंस। ठीक है, पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। और बेसिकली जो रिलक्टेंस होता है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एल बाई ए म्यू नॉट म्यू आर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई परमिनेंस। तो यहाँ से परमिनेंस मान लीजिए कभी भी एग्जाम में पूछ दे तो फार्मूला हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए नॉट म्यू आर बाई एल। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं अगर परमिनेंस के फॉर्म में अगर फार्मूला पूछ दे एग्जाम में। ठीक है, तो इसका तो ऑप्शन आपका रेसिप्रोकल ऑफ जो रिलक्टेंस होगा वो क्या होगा, परमिनेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है कि ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस एल हेनरी इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर हेनरी। तो एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस एल हेनरी है और वो पैरेलल कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस है आर ओम। ठीक है, आर ओम है। द करेंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इज आई आर एंड आई एल। तो इसमें रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है वो आई आर है, और इंडक्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है वो आई एल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई। तो एक्चुअली में ये जो है सर्किटरी किसी सप्लाई से कनेक्टेड है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो एसी सप्लाई है, ऐसे ये सप्लाई हो गई वीएसटी। तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि यहाँ से सप्लाई से कितनी करंट ड्रॉन होगी। तो अब देखिए, ये एक क्या है, आरएलसी सर्किट है। तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि आई एस बराबर आई एल प्लस आई आर। ठीक है, यहाँ पे जो एल्जेब्रिक सम पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे फेजर सम पॉसिबल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होती है वो लैग करती है
सप्लाई वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अगर मान लीजिए ये वी एस बराबर हम वी एस एंगल 0 ले लें, ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो आई एस बराबर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेजर सम ऑफ आई एल प्लस आई आर। अगर यहाँ पे केसीएल आप इस नोट पे लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ से आई एल की वैल्यू क्या होगी, आई एल बराबर ये इसके पैरेलल में आएगा वी एस एंगल 0, इसके पैरेलल में आएगा और ये भी इसके पैरेलल में आएगा वी एस एंगल 0। तो यहाँ से देखिए तो आई एल की वैल्यू जो होगी वी एस बाई एल, ठीक है, वी एस बाई, और एल का रिएक्टेंस क्या होगा, एक्सएल होगा, और यहाँ पे एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे ऊपर 0 डिग्री। तो यहाँ से वी एस बाई एक्सएल और एंगल में क्या हो गया 90 डिग्री। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो आई एल है वो वी एस से कितना डिग्री लैग कर रहा है, 90 डिग्री। तो अगर सपोज करिए, अगर आप सपोज करिए ये 0 डिग्री की लाइन है, तो इससे जो है आई एल कितना डिग्री लैग कर रहा है, 90 डिग्री। तो इससे 90 डिग्री क्लॉकवाइज आएंगे, तो ये आपका क्या हो गया, आई एल हो गया। और आई आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या होगा, वी एस एंगल 0 बाई आर। तो यहाँ से देखिए तो आई आर जो है इन फेज है, 0 डिग्री के है, तो आई आर इन फेज विद क्या है, वी एस है। तो आई आर इज इन फेज विद वी एस। तो आई एस को मैं क्या कर रहा हूँ, इन फेज विद वी एस बना रहा हूँ। तो ये आपका हो गया आई आर, ठीक है, आई आर हो गया। और देखिए ये दोनों एक दूसरे से कितने हैं, 90 डिग्री अपार्ट है। तो यहाँ से इनका रिजल्टेंट करंट क्या होगा, आई एस होगा। तो यहाँ से एज पर पैरेललोग्राम थ्योरम, यहाँ से हम रिजल्टेंट करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट करंट होगा आई एस, ठीक है। तो ये आपका आई एस करंट कितना हो जाएगा, रूट ओवर क्या हो जाएगा, आई एल स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखिए तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, आई आर स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ओनली व्हेन देयर, अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, मूविंग कंडक्टर लिंक विद मैग्नेटिक फ्लक्स, आइदर फ्लक्स लिंक विद कॉइल चेंजेस आर मूविंग कंडक्टर लिंक विद मैग्नेटिक फ्लक्स, सी ऑप्शन है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, और डी ऑप्शन है स्टेशनरी कंडक्टर लिंक विद स्टेशनरी मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए एज पर द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है ई इक्वल टू एन डी फाई टी बाई डी टी। और जो फ्लक्स लिंकेज होता है ना, फ्लक्स लिंकेज, उसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है एन इंटू फाइव। तो यहाँ से ई टी की वैल्यू अगर एन को अंदर ले जाएंगे तो हम लिखेंगे इसको डी बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा एन इंटू फाइव टी। तो ये क्या हो जाएगा, ई टी की वैल्यू डी साई टी बाई डी टी होगी। तो इसका मतलब किसी भी कॉइल में, किसी भी कंडक्टर में ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा जब फ्लक्स लिंकेज जो होगा ना उस कॉइल में या उस कंडक्टर में वो चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे देखिए तो मूविंग कंडक्टर लिंक विद मैग्नेटिक फ्लक्स, बट यहाँ पे चेंज की बात ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए आइदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज और मूविंग कंडक्टर लिंक विद द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कॉइल, यहाँ पे चेंज की बात कर रहा है, मतलब कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या था कि या तो मैग्नेटिक फ्लक्स विद द कॉइल चेंज, ठीक है, और या मूविंग कंडक्टर विद द मैग्नेटिक फ्लक्स, देन ओनली ईएमएफ विल इंड्यूस। एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हम पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये यहाँ पे कंडक्टर है, यहाँ पे एक कंडक्टर है, और ये सपोज करिए आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इसका जो फ्लक्स बनेगा, इसका जो फ्लक्स हमेशा जो ये ऐसे फ्लो होगा ऊपर के साइड साउथ टू नॉर्थ, और अगर इस मैग्नेट को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देंगे तो इसका भी फ्लक्स क्या होगा, उसी स्पीड से रोटेट करना चालू करेगा। तो यहाँ पे जो कंडक्टर होगा यहाँ स्टेटर में, वो क्या हो रहा है टाइम के साथ चेंज होगा ना, तो इसलिए कंडक्टर में क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जब ये मैग्नेट रोटेट कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रोटेटिंग है, ठीक है। उसी वे में अगर हमारा कंडक्टर रोटेटिंग हो और मैग्नेट स्टेशनरी हो तो भी कंडक्टर में ही फ्लक्स लिंकेज ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, बी ऑप्शन
करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज ट्रिपल्ड, ठीक है। तो कह रहा कि टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, अगर उनका डिस्टेंस ट्रिपल कर दे देन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन देम विल बी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो पैरेलल में कंडक्टर्स हैं। अब ये क्वेश्चन में नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में करंट है। मैं मान ले रहा हूँ कि इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है और इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। और इनिशियली इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आ रहा है। तो इनके बीच में कह रहा कि फोर्स बिटवीन देम, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में ही होगी। क्यों सेम डायरेक्शन में होगी? फोर्स बिटवीन देम का मतलब यही हो गया कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स तो होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब जब दोनों करंट, हमको पता है कि जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो जो फ्लो फोर्स होगा वो एक दूसरे के अट्रैक्टिव होगा। तो सपोज कर लीजिए ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है। तो फोर्स जो होता है इन बिटवीन द कंडक्टर्स का जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो होता है F बराबर म्यू नॉट I1 I2 बाई L अपान 2 पाई R, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ वायर है, ये परमेबिलिटी है और ये R जो है डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर है। अब क्वेश्चन में केस 2 में क्या कर रहा है कि अगर मैं इसको R की जगह 3R कर दूं, यहाँ पे ट्रिपल किया है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी। तो मान लीजिए केस 1 में ये R था, तो केस 2 में हमको फोर्स बताना है, ठीक है। तो F2 बाई F1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? R1 बाई R2 लिख सकते हैं, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो R1 तो पहले केस में R है और दूसरे केस में कितना हो गया? 3R। तो यहाँ से देखिए, तो सेकेंड केस में जो टोटल जो फोर्स हो जाएगा, ये फोर्स, ये F2 ये नहीं है, ये मान के चलिए कि यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो फोर्स है F2 F1 की मैं बात कर रहा हूँ, ये केस है कि ये F2 का केस है, ये F1 का केस है, ठीक है। तो यहाँ से जो फोर्स हो जाएगा F2 इन केस 2, वो हो जाएगा कितना? यहाँ से R आपका कैंसिल होगा, तो ये आएगा F1/3। तो यहाँ से F2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/3 ऑफ फोर्स इन केस 1। तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो 1/3 हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन आपका क्या करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए टू टर्मिनल नेटवर्क इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टिव लोड whose resistance is equal to 2 times द नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो जो लोड रेजिस्टेंस है वो 2 टाइम ऑफ द नॉर्टन रेजिस्टेंस है। तो व्हाट विल बी द लोड करंट इफ नॉर्टन करंट इज IN? देखिए कह रहा है कि एक नेटवर्क है, देखिए टू टर्मिनल, इसके दो टर्मिनल है, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इसके ये दो टर्मिनल हो गए, इस नेटवर्क के दो टर्मिनल हो गए, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं, ठीक है, एक रजिस्टिव लोड से कनेक्टेड है। तो ये हो गया आपका रजिस्टिव लोड। मैं मान ले रहा हूँ ये RL रजिस्टिव लोड, कुछ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो सपोज करिए अगर नॉर्टन रेजिस्टेंस RN है, इसका मतलब ये 2 RN के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो इसमें हमको बताना है कि व्हाट विल बी द लोड करंट इफ नॉर्टन रेजिस्टेंस इज IN। नॉर्टन करंट इज IN, तो अगर इसमें ये लोड करंट IL कितनी होगी अगर नॉर्टन करंट IN होगी? इसका मतलब ये जो नेटवर्क है ये नॉर्टन का इक्विवेलेंट नेटवर्क है। ये जो नेटवर्क है यहाँ से हम क्या करेंगे? नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क बना लेंगे यहाँ से, इस टर्मिनल से। तो मान लीजिए ये टर्मिनल A है और B है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको मिनी छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पे ये करंट बोला कि जो नॉर्टन करंट है वो IN है और जो नॉर्टन रेजिस्टेंस है वो क्या है? RN है। ये तो सबको पता है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट ऐसे बनता है। और इसके बाद से ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है, और यहाँ से आपका लोड रेजिस्टेंस RL बराबर 2 RN, RL बराबर 2 RN कनेक्टेड है और हमको IL बताना है। तो करंट डिवीजन रूल से कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा RN बटे सामने वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई
सेम रेजिस्टेंस को लिखेंगे प्लस इसमें करंट फ्लो हो रही है आरएल, आरएल की वैल्यू कितनी है 2 RN इंटू टोटल करंट IN। तो यहाँ से देखिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा RN/3 RN इंटू IN। तो यहाँ से IL की वैल्यू क्या आ रही है IN/3 आ रही है। IL की वैल्यू कितनी आ रही है IN/3 आ रही है। तो उस हिसाब से देखिए तो आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको करंट आई बतानी है, मतलब ये वाली करंट कितनी होगी। तो यहाँ पे हमको सिंपल केसीएल लगाना होगा, मतलब आउटगोइंग करंट, आउट गोइंग मतलब समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ इनकमिंग करंट, इनकमिंग आने वाली करंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आउटगोइंग करंट कौन कौन सी है, ये एक बाहर जा रही है और ये एक करंट बाहर जा रही है ना। तो ये हो जाएगा आउटगोइंग करंट 24 प्लस आई बराबर इनकमिंग करंट कितना है 14, फिर 2, 14 2 और फिर 120 प्लस 120। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 प्लस 2 प्लस 120 और माइनस 24। तो ये 122 हो गया, 122 और 24 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस 112 एम्पियर। तो आई की वैल्यू कितनी आई 112 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन आपका क्या करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सुपर पोजिशन थ्योरम, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सुपर पोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ बोथ करंट एंड पावर। पावर देखिए नॉन लीनियर होगा, क्यों, क्योंकि पी अगर मान लीजिए आई स्क्वायर आर समथिंग करेंगे तो सुपर पोजिशन थ्योरम जो होता है हमेशा लीनियर नेटवर्क पे लगता है, तो पावर तो नॉन लीनियर होगा ना, क्योंकि इसमें स्क्वायर का टर्म्स आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए तो वोल्टेज करंट बट नॉट पावर, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पावर के लिए नहीं होगा, वोल्टेज लीनियर हो सकता है, करंट भी लीनियर हो सकता है, बट पावर नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि द डुअल नेटवर्क ऑफ द गिवन फिगर कंसिस्ट ऑफ। देखिए सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि डुअल नेटवर्क कैसे बनाते हैं। तो देखिए डुअलिटी पता होना चाहिए कि अगर करंट है तो करंट का जो डुअल होता है वो वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का जो डुअल होता है वो कंडक्टेंस होता है, अगर इंडक्टेंस है तो उसका जो डुअल होगा वो कैपेसिटेंस होगा, और अगर इम्पीडेंस है तो उसका जो डुअल होगा वो होता है एडमिटेंस। अब डुअल नेटवर्क बनाने के लिए कोई भी सर्किट है, मान लीजिए अगर इसके बाद भी सर्किट होती तो जहां पे जो सर्किट लूप फॉर्म करिए उसमें एक डॉट बना लेंगे और बाहर में एक डॉटम नोड जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड होता है उसको बना लेते हैं। अब जितने भी एलिमेंट हैं उसको हम डॉटेड लाइन से कनेक्ट करते हैं। जैसे अब इसको मैं क्या करूंगा, ये वोल्टेज वाला है तो इसको एक डॉटेड लाइन से फिर डॉटम से कनेक्ट करेंगे। फिर देखिए ये इंडक्टेंस है तो इसको भी एक डॉटम नोड से ऐसे ला करके कनेक्ट करेंगे। फिर ये जो कैपेसिटेंस है इसको भी ला करके डॉटम नोड से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो अब मान लीजिए ये डॉटम नोड ए है डॉट और ये वाला बी है, तो यहाँ पे हम इनको बना लेंगे। यहाँ पे ये ऐसे बना लिया, ठीक है। अब देखिए ये आपका ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। अब देखिए ए और बी के बीच में यहाँ पे 10 वोल्ट वाला है, तो इसका डुअल क्या होगा करंट होगा। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, एक करंट सोर्स बना लेंगे। ठीक है, तो इसका ये 10 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 10 वोल्ट की जगह सीधा 10 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस ए और बीच के बीच में एक इंडक्टर 3 हेनरी का, तो ये कैपेसिटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको 3 फैरड, 3 हेनरी की जगह कैपेसिटर हो जाएगा। ये अब कितना हो जाएगा 3 फैरड का कैपेसिटर हो जाएगा। और ये जो कैपेसिटर 2 फैरड का था, अब कैपेसिटर क्या हो जाएगा इंडक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 हेनरी का इंडक्टर हो जाएगा। तो जो कैपेसिटर था वो इंडक्टर बन गया। ठीक है, और जो इंडक्टर था वो कैपेसिटर बन गया और सभी पैरेलल में होंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 10 वी, वोल्टेज सोर्स तो होगा नहीं। एक करंट सोर्स ऑफ 10 एम्पियर, इंडक्टर ऑफ 2 हेनरी एंड ए कैपेसिटर ऑफ 3 फैरड। ठीक है,
तो सीक्वेंस आप देखिए, पहले इसका सीक्वेंस देखिए, तो उस हिसाब से देखिए तो यह 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर आया। इंडक्टर आपका 2 हेनरी का आया, ये भी ठीक है। कैपेसिटर 3 फैराड का है, ये भी 3 फैराड का है। तो देखिए, तो इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन मैच हो रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखिए, ऑप्शन ये नहीं लिखा कि पैरेलल सर्किट कैसा आया है, लेकिन ऑप्शन बना सकता है कि कह दे कि 3 फैराड का जो कैपेसिटर है वो सीरीज में है, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिया नहीं है हालांकि कि कौन सा ऑप्शन सीरीज पैरेलल का, बट ऐसे सर्किट डुअलिटी बनाने का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि कैसे डुअल नेटवर्क बनाते हैं। या तो हम डायरेक्टली यहाँ से तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि करंट का वोल्टेज होगा, तो ये 10 वोल्ट है तो ये करंट होगा, ये 3 हेनरी है तो 3 का कैपेसिटर हो जाएगा, ये 2 फैराड है तो 2 हेनरी का इंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 13 ओम रजिस्टर। इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो यहाँ से वी ड्रॉप निकाल लेंगे, यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवीजन में जिसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है वो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई सेम रेजिस्टेंस प्लस बाकी के जो रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो यहाँ पे 7 वाला कनेक्टेड है, इंटू 40 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया, 13/20 इंटू 40। तो यहाँ से 20 दूना 40 हो गया। तो यहाँ से वी ड्रॉप कितना आ गया, 26 वोल्ट आया। वी ड्रॉप की वैल्यू कितनी आई, 26 वोल्ट। तो उस हिसाब से देखिए तो आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ द वेवफॉर्म। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि नॉन पीरियड वेवफॉर्म आर दो दैट वेरी एंड रिपीट द वेवफॉर्म। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो नॉन पीरियोडिक वेव्स होती है वो रिपीट नहीं करती है। नॉन पीरियोडिक वेव का मतलब ये हो गया, सपोज करिए मैं एक नॉन पीरियोडिक वेव ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये इसके बाद से रिपीट करे, बट एक पीरियोडिक वेव होगा, सपोज साइनोसाइडल है, तो वो एक टाइम पीरियड टी के बाद से ये हमेशा रिपीट करेगा। तो ये पीरियोडिक वेवफॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये जो दिया है कि ये रिपीट करेगा, इसी से ये क्लियर हो जा रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें से यही पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 160 वोल्ट द पावर डेसिपेटेड इन 10 ओम रजिस्टर विल बी। तो इस वाले रजिस्टर में 10 ओम में कितनी पावर डेसिपेट होगी, ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसका टोटल आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 10 और 15 का आर इक्वलेंट बना है, तो ये होगा 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 25, मतलब 10 प्लस 15 तो 25 होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, तो ये 150/25, तो 25 छक्का 150, तो आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आई, 6 ओम आई। तो फर्दर हम इसको सर्किट यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये देखिए 6 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और आर इक्वलेंट कितना आ गया, ये 6 आ गया। मान लीजिए यहाँ का वोल्टेज वी है, ठीक है, और ये आपका टोटल है यहाँ पे 160 वोल्ट। ये आपका कितना है, 160 वोल्ट। तो अगेन हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दे, तो यहाँ पे जो V की वैल्यू आ जाएगी, जिस जिसका वोल्टेज निकालना है उसके सामने का रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस प्लस बाकी के जो रेजिस्टेंस है इनटू वोल्टेज सोर्स 160। तो यहाँ से देख लीजिए 6/6 6 12 4 16 इंटू 160। तो यहाँ से देख लीजिए तो ये 10 टाइम्स में कट गया, तो 10 छके कितना आया, 60 वोल्ट। मतलब यहाँ पे 60 वोल्ट आ रहा है, तो इसके क्रॉस भी कितना होगा, 60 वोल्ट होगा। तो इसमें पावर निकालनी है, मतलब 10 ओम में कितनी पावर डेसिपेट हो रही है, 10 ओम के क्रॉस, तो वी स्क्वायर बाई आर। तो 60 का स्क्वायर बाई 10 हो गया, और 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600/10। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो कितना आ रहा है, 360 वाट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आपका करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द वोल्टेज अक्रॉस 15 ओम रजिस्टर इन द गिवन सर्किट विल बी। तो इसके क्रॉस जो है कितना वोल्टेज है, ये हमको फाइंड आउट करना है। मैंने पोलैरिटी ऐसे इसलिए ली क्योंकि करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रहा है,
और करंट हमेशा या रेजिस्टिव एलिमेंट जो था हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। और ये ड्रॉप हमसे पूछ रहा है कि 15 ओम के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा। तो यहाँ से हम सीधा यहाँ पे क्या लगा लेंगे, करंट आई निकाल लेंगे। तो आई बराबर ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस ये वोल्टेज कितना हो गया, 4i डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 15 6 कितना हो गया, 21, 6 प्लस 15। तो यहाँ से 100 माइनस 4i बराबर 21। तो यहाँ से 100 माइनस 4i बराबर कितना हो जाएगा, 21i। तो 100 बराबर कितना आ गया, 4i प्लस 20i, 25i। तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ गई, 100/25, 4 एम्पियर आ गई। यहाँ पे i की वैल्यू 4 एम्पियर हो गई। ये ड्रॉप कितना होगा, 15 इंटू आई, 15 इंटू आई। तो यहाँ से देख लीजिए 15 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 15 चौका कितना आ गया, 60 वोल्ट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो कितने वोल्ट का आएगा, 60 वोल्ट का आपका ड्रॉप होगा। तो उस हिसाब से आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि if a source is delivering maximum power to load, the power transfer efficiency of the circuit is, देखिए the power transfer for the maximum power transfer theorem, सर्किट क्या होना चाहिए, थेवेनिन इक्विवेलेंट के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लेंगे। तो ये सपोज करिए ये वी टी एच है, चलिए एक रजिस्टिव सर्किट ही ले लेते हैं। ये वी टी एच है और ये आर टी एच है, और जो इसमें मान लीजिए लोड रेजिस्टेंस आर एल है। तो हम जानते हैं कि फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आर एल शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, आर टी एच। तो अंडर मैक्सिमम पावर कंडीशन इसमें जो करंट फ्लो होगी वो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, और वो कितनी हो जाएगी, वी टी एच बाई आर टी एच प्लस आर टी एच कितना हो जाएगा, 2 RTH। और ये आपका आउटपुट टर्मिनल है, ये आपका क्या है, आउटपुट टर्मिनल है। और ये आपका क्या है, इनपुट टर्मिनल है, ये आपका इनपुट टर्मिनल है। तो आउटपुट पावर यहाँ पे निकाल लेंगे। तो आउटपुट पावर कितना हो जाएगा, इसमें बहने वाली करंट आई मैक्स स्क्वायर इंटू आर एल, और आर एल की वैल्यू क्या है, आर टी एच के बराबर है। और आई मैक्स की वैल्यू वी टी एच बाई 2 RTH है। तो यहाँ से हम लिखेंगे वी टी एच बाई 2 RTH होल स्क्वायर इंटू RTH। तो यहाँ से पी आउट जो कि मैक्सिमम पावर होगी, ठीक है ना, ये मैक्सिमम पावर होगी क्योंकि अंडर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन हम निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, वी टी एच स्क्वायर बाई 4 RTH स्क्वायर इंटू RTH। तो RTH इससे एक पावर चला गया, तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, वी टी एच स्क्वायर बाई 4 RTH होगा। तो आउटपुट पावर कितनी आई, वी टी एच स्क्वायर बाई 4 RTH, ठीक है। और इनपुट पावर कितनी आएगी, यहाँ से पी इनपुट कितनी आएगी, पी इनपुट पावर कितनी आएगी, वी टी एच इंटू करेंट। तो ये वी टी एच हो गया, और मैक्सिमम करंट कितनी आ रही है, वी टी एच बाई 2 RTH, वी टी एच बाई 2 RTH। तो इनपुट करंट कितनी आ गई, वी टी एच स्क्वायर अपॉन 2 RTH। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, और ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। तो यहाँ से हम अब क्या कर फाइंड आउट कर सकते हैं, एफिशिएंसी। तो यहाँ से एफिशिएंसी आपकी क्या होती है, पी आउट अपॉन पी इनपुट। तो इंटू 100, मान लीजिए परसेंटेज में हमें निकालना है। तो यहाँ से आउटपुट पावर कितनी है, यहाँ पे वी टी एच स्क्वायर अपॉन वी टी एच स्क्वायर बाई 4 RTH डिवाइडेड बाई इनपुट पावर कितनी है, वी टी एच स्क्वायर अपॉन 2 RTH। 2 RTH मैं यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर देता हूँ, और यहाँ पे इंटू 100 है। तो देखिए वी टी एच स्क्वायर से तो वी टी एच स्क्वायर कट गया, और 2 RTH ऊपर चला जाएगा। तो ये 2 RTH डिवाइडेड बाई 4 RTH इंटू 100%। तो यहाँ से देखिए तो RTH से RTH बच गया, और 2 दूना 4 हो गया, और ये 2 से 50। तो ये कितना आ रहा है, 50%, ठीक है। तो जो इफिशियंसी आएगी फॉर द मैक्सिमम पावर वो कितनी होगी, 50% होगी। तो उस हिसाब से आपका 14 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कई लोग बोलेंगे कि ये एनालॉग का सवाल है। बेसिकली ये एक एनालॉग का सवाल नहीं बोलेंगे, बेसिक नेटवर्क है, लगा सकते हैं। अगर बेसिक डायोड के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है, ये वाला कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा अगर
वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड इज 0.3 वोल्ट है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि ये डायोड ऑन है कि नहीं है। तो देखिए ये सर्किट ओपन है, तो इसमें बहने वाली करंट क्या होगी, जीरो होगी। बहने वाली करंट जीरो, इसका मतलब ये ग्राउंड पे होगा, और ये इसका एन टर्मिनल है और ये पी टर्मिनल। तो पी पे जो वोल्टेज, अगर इसको ग्राउंड कंसिडर करेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, 20 होगा। और यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो 20 0 वोल्ट से ज्यादा है, इसलिए ये क्या होगा, क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन 0 वोल्ट, इसलिए आपका डायोड क्या होगा, ऑन होगा। इसलिए आपका डायोड ऑन होगा। और जब डायोड ऑन होगा तो उसको 0.3 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करना है। इसका मतलब यहाँ पे 0.3 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करेंगे। और यहाँ पे जब आप केवीएल लगाएंगे तो वी आउट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये सिंपल आपका 20 वोल्ट हो गया। और जो डायोड को रिप्लेस किया तो ये प्लस और माइनस 0.3 वोल्ट हो गया। तो यहाँ से हमारा आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे केवीएल लगा दीजिए, तो 20 माइनस 0.3 बराबर वी नॉट। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 19.7 वोल्ट आएगी। तो उस हिसाब से देखिए तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 16। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द साइन वेव। तो साइन वेव के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो इसमें लिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए कोई भी सिग्नल है, वी टी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। तो जब इसको आप प्लॉट करते हैं, साइन किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल को, ठीक है, तो उसको ऐसे आप प्लॉट करते हैं, सॉरी, आप कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल है तो हम इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इसका, अब ये वेवफॉर्म अगर जीरो से देखें तो यहाँ के बाद से ये वेवफॉर्म फिर रिपीट करिए, तो जहां, तो ये क्या हो गया, इसका एक टाइम पीरियड टी हो गया। और इस टाइम पीरियड टी की जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी होता है। तो पहला करा कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो इस रिलेशन से हम लिखेंगे 1/f बराबर टी, या एफ बराबर 1/t। तो स्टेटमेंट वन सो करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए तो हमसे पूछा कि कौन सा करेक्ट नहीं है। अब देखिए टाइम पीरियड इज नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। देखिए टाइम जो होता है हमेशा सेकंड में होता है, इसकी यूनिट, समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो यहाँ पे साइकिल पर सेकंड की बात कर रहा है, साइकिल पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। तो एज पर द गिवन क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो उस हिसाब से ये आपका बी ऑप्शन इस गिवन क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आरएमएस वैल्यू आप पीक, अब मान लीजिए वीएम है, तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होती है, Vm/√2 होती है। तो इस 1/√2 की वैल्यू 0.707 Vm। तो नियर अबाउट देखे तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। और डी ऑप्शन में देखिए तो पीक वोल्टेज अनदर नेम इज एम्पलीट्यूड। तो इस ये पीक वोल्टेज भी बोलते हैं, इसको हम पीक वोल्टेज भी बोलते हैं, या बोले तो एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो उस हिसाब से देखिए तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट केवल आपका गलत है, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पैरेलल आरएलसी सर्किट। तो सबसे पहले हम आरएलसी सर्किट बना लेते हैं पैरेलल में। ये आपका आर एल सी, ये आर हो गया, ये एल हो गया, और ये सी हो गया। कह रहा है कि कैपेसिटिव ससेप्टेंस विल बी नेगेटिव, इंडक्टिव ससेप्टेंस विल बी जीरो, इंडक्टिव ससेप्टेंस विल बी नेगेटिव, कैपेसिटिव ससेप्टेंस विल बी जीरो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमको बताना है। अब पहले तो ये समझते हैं कि ससेप्टेंस क्या होता है। देखिए कोई भी अगर सर्किट है, जैसे मान लीजिए इम्पिडेंस लिखते हैं तो हम लिखते हैं, मान लीजिए आरएल सर्किट है तो हम लिखते हैं कि आर प्लस जे ओमेगा एल, या बोले तो आर प्लस ये जे प्लस और माइनस एक्स लिख ली एक नॉर्मल में। तो अगर ये प्लस है, आर प्लस जे एक्स लिखे, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर हम ये जेड की वैल्यू आर माइनस जे एक्स लिख सकते हैं, अगर जेड की वैल्यू हम लिखते हैं आर माइनस जे एक्स, तो ये नेगेटिव है, तो इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। इन सेम वे में इन सेम वे में इन सेम वे में अगर मैं एडमिटेंस की बात करूं, एडमिटेंस जो होता है रेसिप्रोकल होता है 1/इम्पीडेंस, ठीक है। तो ये, अब जैसे मान लीजिए अगर कोई भी इम्पीडेंस मान लीजिए आर प्लस यहाँ पे जे एक्स होता, ठीक है, तो इसको ए प्लस जे बी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे ऊपर नीचे आर माइनस जे एक्स ऐसा समथिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये r/r² प्लस एक्स स्क्वायर लिखते, फिर माइनस जे एक्स अपॉन r² प्लस x² लिखते। तो इसका मतलब ये कुछ टर्म में आ रहा है, कुछ फॉर्म में ये भी किसी टर्म में आ रहा है ए प्लस जे बी या ए माइनस जे बी के फॉर्म में। तो उसी तरह से वाई में क्या होता है ना, ये होता है जी प्लस और माइनस जे बी होता है, ठीक है, जी प्लस जे बी होता है। तो अगर y की वैल्यू जी प्लस जे बी है, ठीक है, तो ये जब प्लस आता है ना, तो इसको जब ये प्लस आता है तो इसको बोलते हैं कैपेसिटिव। तो देखिए जब हमारा सिंपल इम्पीडेंस था तो निगेटिव वाले को कैपेसिटिव बोलते थे, रिएक्टेंस। और ये जो बी, ये देखिए आपका जो जी होता है इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, इसको कंडक्टेंस बोलते हैं। और ये होता है ससेप्टेंस, ये क्या होता है, ससेप्टेंस, ये होता है आपका ससेप्टेंस। तो देखिए जब प्लस होगा ना तो इसको बोलेंगे कैपेसिटिव ससेप्टेंस, कैपेसिटिव ससेप्टेंस। अभी समझ में आ जाएगा क्यों इसको कैपेसिटिव ससेप्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और वही अगर आपका अगर आपका यहाँ पे y की वैल्यू g माइनस जे बी आए, y की वैल्यू g माइनस जे बी आए, तो ये जो होगा इसको बोलेंगे इंडक्टिव ससेप्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस, ससेप्टेंस, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, देखिए अगर इस आरएलसी सर्किट है, इसका हम यहाँ से y इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो y बराबर हम क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए इसका जो एडमिटेंस है y1 है, इसका इंडक्टिव वाले का y2 है, कैपेसिटिव वाले का y3 है, तो टोटल y टोटल जो होगा, टोटल एडमिटेंस हम लिखेंगे y1 प्लस y2 और प्लस y3 लिखेंगे। और y1 की वैल्यू 1/r होगी और y2 की वैल्यू क्या होगी, 1/j⍵l होगी। और जो y3 होगा 1/-jxc होगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो यहाँ से देखिए तो y टोटल जो हो जाएगा 1/r और j को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -j/⍵l हो गया। और ये माइनस जे को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, j/xc। और xc की वैल्यू क्या होती है, 1/ωc होती है, तो ओमेगा सी ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका g हो गया और ये -j 1/ωl हो गया और ये +j⍵c हो गया, या इसको बोले तो g-j-b-l मतलब इंडक्टिव ससेप्टेंस प्लस जे-बी-सी। तो ये क्या हो गया, कैपेसिटिव ससेप्टेंस, कैपेसिटिव वाला ससेप्टेंस हो गया। और ये आपका कौन सा ससेप्टेंस हो गया, इंडक्टिव ससेप्टेंस हो गया। तो यहाँ पे देखिए तो इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, और कैपेसिटिव ससेप्टेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यही रीजन है कि यहाँ पे मैंने बताया था कि जो इंडक्टिव ससेप्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है और जो कैपेसिटिव ससेप्टेंस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे लिख रहा है कि कैपेसिटिव ससेप्टेंस विल बी जीरो। मैं थोड़ा इसको जूम कर छोड़िए, यहाँ से आपको विजिबल होगा, या तो फिर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटिव ससेप्टेंस विल बी नेगेटिव, जबकि कैपेसिटिव कैपेसिटिव ससेप्टेंस आपका पॉजिटिव आया था, तो इसलिए आपका ऑप्शन ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि इंडक्टिव ससेप्टेंस जीरो होगा। यहाँ पे इंडक्टिव ससेप्टेंस हमारा जीरो थोड़ी ना है, वो तो आपका -j⍵l जो कि निगेटिव आया है। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। अब यहाँ पे देखिए इंडक्टिव ससेप्टेंस विल बी नेगेटिव, ये आया है भाई हमारा निगेटिव, यहाँ पे देखिए यहाँ पे निगेटिव आया है इंडक्टिव ससेप्टेंस, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे लिख रहा है कैपेसिटिव ससेप्टेंस इज जीरो, ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि हमारा फाइनाइट वैल्यू आ रहा है कैपेसिटिव ससेप्टेंस का जो कि पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर ऑप्शन में बोलता कि पॉजिटिव
पॉजिटिव ससेप्टेंस जो है कैपेसिटिव है, तो वो भी ऑप्शन क्या होता है आपका करेक्ट होता है। तो यहाँ पे तो इंडक्टिव ससेप्टेंस आपका नेगेटिव आया है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए कह रहा है कि फॉर द इम्पिडेंस जे जेड इक्वल टू 3 फॉर 4j 3 प्लस 4j व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एडमिटेंस। अभी मैंने बताया कि एडमिटेंस होता है, वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस। तो इसको लिखेंगे 1/3 प्लस j4। अब ऊपर नीचे हम क्या ऑप्शन देखिए यहाँ पे a प्लस jb के फॉर्म का दिया है, तो हम इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ गया 3 - 4j। और आपको पता है कि अगर a माइनस जे बी है इंटू ए प्लस जे बी है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आती है इसकी वैल्यू। तो उस हिसाब से नीचे कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वाई बराबर 3/16। 9 और 16 कितना हो गया 25 हो गया। 16 9 कितना होता है 25 होता है, तो ये कितना हो गया 25 माइनस j4/25 हो गया, अलग अलग कर लिए। अब 1/25 कितना होता है 0.04, तो 3 इंटू 0.04 माइनस j 4 इंटू 0.04, तो 3 × 12, तो ये 0.12 0.12 माइनस j 0.16। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है 0.12 माइनस j 0.16। तो ये आपका ऑप्शन ए जा रहा है। यहाँ तक भी जाने की जरूरत नहीं थी, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अगर ऑप्शन में देखिए तो सब में यहाँ पे भी पॉजिटिव आया, यहाँ पे आया है पॉजिटिव, जो हमको पता है कि ये नेगेटिव आने वाला है, तो ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते थे, और ये जीरो हो ही नहीं सकता था, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम टिक कर सकते थे। मतलब पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर है आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ए वोल्टेज ET इक्वल टू 200 साइन 1000t इज अप्लाइड अक्रॉस ए RLC सीरीज RLC सर्किट where R is 40 ohm, L is 0.13 Henry और C is 20 माइक्रोफैरड। व्हाट इज द टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। तो ये एक आपका RLC सर्किट है, RLC सर्किट, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज लगाया गया है ये RLC जो वोल्टेज है वो है 200 साइन 1000t। तो इसके क्रॉस टोटल इम्पिडेंस कितना होगा ये Z, ये हमको बताना है। तो Z हम एक्स इंडक्टेंस का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा XL होगा JXL, और ये कितना होगा माइनस JXC होगा। तो टोटल इम्पिडेंस यहाँ से क्या हो जाएगा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हमको एक्सएल लगा, अब ये यहाँ पे एक्सएल और एक्सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्सएल और एक्सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 1000 रेडियन पर सेकेंड है, 1000 रेडियन पर सेकेंड है। तो एक्सएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी ओमेगा एल, मतलब ओमेगा की वैल्यू 10⁻³ और एल की वैल्यू है 0.13। तो यहाँ से ओमेगा एल दैट इज एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई 130 ओम आ गई। ठीक है, वैसे ही एक्सी की वैल्यू क्या होती है 1/ओमेगा सी, तो 1/10⁻³ और सी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10⁻⁻6। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻6 और नीचे 10⁻4। तो यहाँ से देखिए तो एक्सी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 पावर आएगा 10⁻2, तो ये 100 आएगी। तो एक्सी की वैल्यू 100 आई और एक्सएल की वैल्यू कितनी आई 130, और आर की वैल्यू हमको पता है 40 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा √40 का स्क्वायर प्लस एक्सएल 130 है और एक्सी कितना है 100 है। तो ये हो गया इसका टोटल अब निकाल लेंगे। तो ये 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ। तो ये 1600 कितना हो जाएगा 1600 प्लस 900, तो रूट में कितना आएगा 2500, और इसका वर्गमूल कितना होगा 50। तो इम्पिडेंस कितना आ रहा है आपका जेड बराबर 50 ओम आ रहा है। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है, 50 ओम इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी फैरेड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर। तो एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी फैरेड है और ये आर के पैरेलल में कनेक्टेड है। उसके बाद से बोला कि एन एसी वोल्टेज ऑफ वी वोल्ट सप्लाइड अक्रॉस द सर्किट। इसके बाद से एक एसी वोल्टेज है अप्लाई किया गया है जिसका वोल्टेज जो है वी वोल्ट है, एंगल जीरो, इसको रिफरेंस हमेशा मानते हैं। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस इज आई आर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर इज आई सी, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई आर फ्लो हो रहा है और इसमें आई सी फ्लो हो रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो फ्लोइंग टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट मतलब ये हमसे यहाँ पे आई टोटल करंट बताना है। तो इस नोड पे हम क्या लिख देंगे, केसीएल। केसीएल लिखेंगे एट नोड ए, एट नोड ए। तो केसीएल जब आप लिखेंगे तो आई टी बराबर फेजर सम होगा क्योंकि यहाँ पे आरएलसी सर्किट है, तो ये आई सी प्लस आई आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर वी एंगल जीरो तो यहाँ पे भी क्या होगा, वी एंगल जीरो होगा और यहाँ पे भी कितना वोल्टेज होगा, वी एंगल जीरो ही होगा। तो यहाँ से आई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एंगल जीरो डिवाइडेड बाई एक्स सी का कैपेसिटी रिएक्टेंस माइनस जे एक्स सी होगा, प्लस आई आर का क्या होगा, वी एंगल जीरो बाई आर हो जाएगा। तो एक्स सी को वन बाई ओमेगा सी लिखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे वी एंगल जीरो और माइनस जे को क्या लिख सकते हैं, एक्स सी को, पहले एक्स सी को लिखेंगे तो ये होगा एक्स सी इक्वल टू वन बाई, एक्स सी इक्वल टू क्या होता है, वन बाई ओमेगा सी। ये वन बाई ओमेगा सी और ये एंगल में माइनस 90 आएगा प्लस वी बाई आर और ये एंगल जीरो होगा। अब ओमेगा सी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो आई टी बराबर वी बाई आर एंगल जीरो और यहाँ से ओमेगा सी ऊपर चला गया, ठीक है। और यहाँ पे वी तो है ही है तो वी तो मल्टीप्लाई होगा, एंगल जब ऊपर जाता है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में वी कॉमन ले रखा है तो हम भी वी कॉमन ले रहे हैं सब में। तो ये आपका वी कॉमन हो गया और यहाँ पे वन बाई आर एंगल जीरो प्लस ओमेगा सी एंगल 90 डिग्री। जीरो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए आपका ऑप्शन डी ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। तो वी वन बाई आर ओमेगा सी एंगल 90 डिग्री, तो इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा कि ए along the line of state current carrying conductor the magnetic field at any point will be, कह रहा है कि एक लाइन है इसमें करंट आई फ्लो हो रही है तो along द लाइन हमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। along द लाइन मैग्नेटिक फील्ड क्या, अब देखिए किसी भी पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर हम बी की बात करें तो वो होगा एच अपान आई अपान टू पाई, सॉरी यहाँ पे मैं गलत बोल गया, बी बराबर म्यू एच होता है, ठीक है। बी बराबर म्यू एच होता है और एच की वैल्यू जो होती है फॉर स्टेट, अगर मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस आर है तो अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर हम कंसिडर करें तो ये होगा आई अपान टू पाई आर होगा और ए आर कैप होगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू आई अपान टू पाई आर ए आर कैप, ठीक है। तो ए आर कैप इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में कोई भी फील्ड होगी ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई भी फील्ड होगी ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रेडियल डायरेक्शन में ए आर कैप की डायरेक्शन है, न कि लाइन की डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे मैं तरीके से समझाता हूँ। सपोज करिए एज पर एम्पियर सर्किट चल रहा है, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रही है कि किसके चारों तरफ जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, फाई की डायरेक्शन में होगी, न कि जेड की डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो इसलिए आप इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए क्या क्या कहता है क्वेश्चन में, बीएच कर्व इज आल्सो नोन एज। अब बीएच कर्व को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन कर्व। बीएच कर्व को हम मैग्नेटाइजेशन कर्व बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन डी होगा। मतलब जो हम लोग यहाँ पे एक हिस्टैरिसीस
कर्व बनाते हैं कि किसी भी अगर मैग्नेट को मैग्नेटाइज करना है तो सबसे पहले ये क्या होती है, मैग्नेटाइज होते हुए जाती है। तो ये जो पतला वाला पार्ट होता है इसको वर्जिनल कर्व बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्जिनल कर्व। और जब फिर हम क्या करते हैं, करंट, अब ये बी और एच के बीच में प्लॉट किया जाता है। तो जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाते हैं तो हमारा फ्लक्स क्या होता है, बढ़ता जाता है, और एक पॉइंट आता है जहाँ पे फ्लक्स हमारा क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। अगर फर्दर हम करंट को कम करना चालू करें तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जब यहाँ पे करंट जीरो हो जानी चाहिए तो वहां पे फ्लक्स जीरो नहीं होता है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी, ये जो प्रॉपर्टी होती है, या इसको बोलते हैं रेजिडुअल फ्लक्स या रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड। रेजिडुअल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब फर्दर हम अगर करंट को नेगेटिव करते हैं तो ये क्या होता है, कुछ इस तरह से वेवफॉर्म प्लॉट होता है। अगेन जब हम यहाँ से अगेन नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होता है, ये सैचुरेट हो जाता है। फर्दर जब हम करंट को बढ़ाना चालू करते हैं तो ये क्या होता है, जो हमारा फ्लक्स है वो कम होता जाता है। फिर यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में अगेन यहाँ पे एक रेजिडुअल फ्लक्स आता है। मतलब जब करंट जीरो हुआ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जीरो नहीं होता है, या बोले तो उसको रेजिडुअल फ्लक्स हमारा जीरो नहीं होता है। फिर अगेन क्या होता है, ऐसे ये पैटर्न को फॉलो करता है। तो यही जो कर्व है एक मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है कि कब हमारा मैग्नेट कितना मैग्नेटाइज हुआ, कितना डीमैग्नेटाइज हुआ। तो बीएच कर्व को हम इन नॉर्मल वे में हम मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोलते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल दैट इंड्यूसेस 150 वोल्ट व्हेन करंट चेंजेस एट रेट ऑफ 3 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये इंडक्टेंस है जिसके क्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है 150 वोल्ट हो रहा है, और जब करंट चेंज हो रहा है इस कॉइल के क्रॉस, दैट इज di/dt, एम्पियर पर सेकेंड है, 3 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये मान लीजिए इसका इंडक्टेंस L है, तो हम क्या लिखते हैं, ये वोल्टेज इंड्यूस हुआ VL बराबर LdI/dt। तो ये 150 है, L इंटू ये 3 है, तो ये 150/3, तो ये कितना हेनरी आ जाएगा, 50 हेनरी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उस हिसाब से देखिए तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फेज सीक्वेंस ऑफ ए थ्री फेज सप्लाई। तो थ्री फेज सप्लाई के लिए कौन फेज सीक्वेंस के रिगार्डिंग थ्री फेज सप्लाई के लिए जो फेज सीक्वेंस का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए कह रहा है कि इट इज द ऑर्डर इन विच वोल्टेज in the individual phases attain their peak value। ऑप्शन भी देखिए, इन फेज सीक्वेंस ए बी सी फेज ए लैक्स द फेज बी बाई एंगल 30 डिग्री। ऑप्शन सी देखिए, इन फेज सीक्वेंस ए बी सी फेज ए लैक्स बाई फेज ए लैक्स बी बाई 120 डिग्री। ए फेज सीक्वेंस ए बी सी फेज ए लैक्स बी बाई एंगल 60 डिग्री। सबसे पहले फेजर में देखिए, अगर मैं फेजर की अगर थ्री फेज सिस्टम की बात करूं, अगर मैं थ्री फेज सिस्टम की बात करूं तो इसमें तीन फेज हैं, ए फेज बी फेज सी फेज। तो ए फेज बी फेज सी, अब ए बी सी फेज सीक्वेंस कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये अगर हमारा फेज ए है, ठीक है, तो इससे 120 डिग्री किसी भी बैलेंस सिस्टम के लिए इससे 120 डिग्री लैगिंग पे बी फेज होगा, और इससे 240 डिग्री या 120 डिग्री लीडिंग पे क्या होगा, सी फेज होगा। तो ये अगर ए फेज है, ये बी फेज है और ये सी फेज है। और हमेशा फेजर का जो रोटेशन होता है स्टैंडर्ड, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो अगर ये 0 डिग्री है तो इससे 120 डिग्री पे ये बी फेज होगा, और इससे प्लस ये माइनस नेगेटिव है तो लैगिंग होगा, और इससे ये 120 डिग्री क्या है, लीडिंग है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। और ये ऐसे फेजर रोटेट होता है। जब यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वर होगा, अगर ये रोटेट करेगा तो उसको क्या पहले दिखेगा, ए दिखेगा, उसके बाद बी दिखेगा, और उसके बाद से ये वाला रोटेट होकर के सी दिखेगा। तो इसलिए इसको बोलेंगे कि फेज सीक्वेंस ए बी सी होगा। और ए का जो फेजर है वो बी से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बाई 120 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए तो ए लैक्स लिख रहा है बी बाई 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का तो ऑप्शन होगा नहीं, ये 60 डिग्री का ऑप्शन नहीं होगा। अब या तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा या तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा।
लेकिन इसमें देखिए तो कहा था कि इन फेज सीक्वेंस ए बी सी फेज ए लैग्स बी बाई 120 डिग्री, लेकिन यहाँ पे देखिए तो ए जो है इससे क्या है 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आगे है, तो ये फेज ए जो है लीड करेगा फेज बी से बाई 120 डिग्री, इसलिए ये जो आपका सी स्टेटमेंट है ये भी गलत है। अब ये स्टेटमेंट क्या है, इट इट इज द ऑर्डर इन विच द वोल्टेज इन द इंडिविजुअल फेजेस अटेन देयर पीक वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि अब मान लीजिए फेज ए है तो हम इसको लिखते हैं वी एम साइन ओमेगा टी, और इसके ये बी क्या है, इससे 120 डिग्री लैगिंग है, इसका मतलब जो इसका पीक आएगा फेज बी का 120 डिग्री बाद आएगा, दैट इज वी बी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। सिमिलरली सी जो होगा 240 डिग्री माइनस 240 डिग्री के बाद आएगा या प्लस 120 डिग्री के बाद आएगा, तो वीसी की वैल्यू लिखेंगे हम वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन तो ये करेक्ट होगा, बट पहले ए का पीक आएगा एट 0 डिग्री पे 120 डिग्री पे, बी का पीक आएगा, और या तो यहाँ पे माइनस 240 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस 240 डिग्री, तो उसके बाद से एट 240 डिग्री पे क्या आएगा, सी का पीक आएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू अबाउट फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए साइनोसॉइडल क्वांटिटीज, फिर वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए साइनोसॉइडल क्वांटिटी बाई ए लाइन ऑफ डेफिनेशन लेंथ रोटेटेड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सबसे पहली बात तो कोई भी थ्री फेज सीक्वेंस सिस्टम है तो हम लिखते हैं वीटी की वैल्यू, अगर कोई भी बैलेंस सिस्टम है तो अगर ए फेज की बात करें, अगर ए फेज की बात करें वी ए, तो हम लिखेंगे इसको वी एम साइन ओमेगा टी, फिर उसके बाद से बी फेज उसके 120 डिग्री बाद आएगा, दैट इज साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और वीसी फेज की बात करें तो इससे 240 डिग्री के बाद से उसका पीक आएगा, या इसको प्लस 120 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात है कि तीनों की फ्रीक्वेंसी, तीनों फेज की देखिए सेम फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे देखिए डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहीं से ये क्या हो गया, गलत हो गया। और दूसरा जो स्टैंडर्ड फेजर रोटेशन होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर ये ए फेज है, ये बी फेज है, और ये आपका सी फेज है, ठीक है, ये आपका ए है और ये बी है और ये सी है, तो ये तीनों सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा से काउंटर क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज तो ठीक था, बट यहाँ पे डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी बोला, तो एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। अब देखिए तो ये ऑप्शन तो नहीं है, बी ऑप्शन देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए साइनोसॉइडल क्वांटिटीज बाय लाइन ऑफ डेफिनेट लेंथ रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये तो विद डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ पे क्लॉकवाइज लिख रहा है, फिर डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेम है होनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए रिप्रेजेंट ए साइनोसॉइडल क्वांटिटी बाय ए लाइन आर डेफिनेट लेट रोटेटेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट साइनो, अब देखिए फ्रीक्वेंसी तो सेम है बट यहाँ पे क्लॉकवाइज बोल रहा है, जबकि जो स्टैंडर्ड रोटेशन होता है वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब डी डायरेक्शन, डी वाला देखिए represent a sinusoidal quantity by a line of definite length rotated in counter clockwise direction with the same angular frequency। तो ये देखिए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट भी कर रहा है, और तीनों की फ्रीक्वेंसी, ए फेज की भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, बी फेज की भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और सी फेज की भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इस ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द 4 पॉइंट इज ट्रू अबाउट द सर्किट शोन इन बिलो। कह रहा है कि सुपरपोजिशन कैन बी अप्लाइड बिकॉज इट कंटेन करेंट सोर्स। हाँ ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि ट्रू अबाउट, अब इसमें यहाँ पे देखिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम कैन बी अप्लाइड, सी ऑप्शन देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड बिकॉज इट कंटेन, कैन कैन नॉट बी अप्लाइड बिकॉज इट कंटेन अ डायोड, और डी ऑप्शन दे रहा है सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड। अब देखिए सुपरपोजिशन कैन बी अप्लाइड, कैन नॉट बी अप्लाइड बिकॉज इट कंटेन डायोड, तो मोर सुटेबल ऑप्शन सी होगा, क्योंकि किसी भी नॉन लीनियर सर्किट जो डायोड होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कुछ इस तरह से नॉन लीनियर होती है।
ठीक है। तो इसलिए किसी भी नॉन लीनियर सर्किट में सुपरपोजिशन थ्योरम हम नहीं लगा सकते, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, करें कि ए रजिस्टर ऑफ 8 ओम एंड कैपेसिटेंस ऑफ 178 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो एक रजिस्टर है 8 ओम का और एक कैपेसिटर है जो 178 फैरड का है, सीरीज में कनेक्टेड है टू ए वोल्टेज ऑफ टू ए वोल्टेज ऑफ 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज, मतलब इस सर्किट का जो नेट इम्पीडेंस है यहाँ से जेड की मॉड जेड की जो वैल्यू दी है वो दी है 19.6 ओम। देन व्हाट विल बी द रिएक्टिव पावर, हमसे रिएक्टिव पावर की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम आरएमएस करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉड आई बराबर मॉड वी बाई मॉड जेड, टोटल इम्पीडेंस तो ये 250 और ये कितना है 19.6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा आपका 12.76 एम्पियर। ठीक है, और जो रिएक्टिव पावर होता है वो होता है मॉड आई स्क्वायर इंटू एक्स सी। ठीक है, तो ये रिएक्टिव पावर वी ए आर होगा। तो यहाँ से 12.76 स्क्वायर इंटू एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। ठीक है, अब ये क्या है, एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज दी है, 50 हर्ट्ज। तो ओमेगा बराबर आप क्या लिखोगे 2 पाई एफ, मतलब 2 पाई इंटू 50। जब इसको करोगे तो ये 314 आता है, तो ये 314 इंटू एक्स सी। सी की वैल्यू कितनी है 178 है। ठीक है, सी की वैल्यू 178 कितना है माइक्रो फैरेड है, यहाँ पे फैरेड मैंने लिखा है, इंटू 10⁻⁻6 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2913.0 VAR। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। और मेरे हिसाब से देखिए तो एसएससी जेई में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कैलकुलेशन काफी ट्रिकी है। और यहाँ पे देखिए हम अप्रोक्सीमेशन भी करने में काफी टफ होगा, क्योंकि यहाँ पे दो क्लोज ऑप्शन दिए हैं। तो अगर टाइम हो तो ऐसे क्वेश्चन को डील करें, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट ही होगा ऐसे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे मैंने प्रोसीजर बता दिया है और आंसर इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, फॉर द 3 कपल्ड कॉइल। तो ये 3 कॉइल है, मान लीजिए ये L1 L2 L3, और जिसके रिस्पेक्टिव इंडक्टेंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में। कैलकुलेट द टोटल इंडक्टेंस। अब देखिए मैं एक बेसिक बता दे रहा हूँ सबसे पहले इस क्वेश्चन को कराने से पहले, कि अगर दो इंडक्टर है, अगर डॉट ऐसे पड़ा है, ठीक है, डॉट ऐसे है और इसमें जो करंट है मान लीजिए दोनों में ऐसे है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, करंट लीव करता है, दोनों में करंट दूर जा रहा है इन दोनों से। और दूसरा केस ले लेता हूँ कि यहाँ पे एक है, सॉरी, यहाँ पे एक डॉट है और यहाँ पे एक डॉट है। ठीक, तो यहाँ पे करंट डॉट पे इंटर हो रही है। ठीक है, इसमें करंट दोनों डॉट से लीव कर रही है और इन दोनों में करंट डॉट से इंटर कर रही है। और इनके बीच में सपोज करिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो एम हेनरी है और इनके बीच में भी म्यूचुअल इंडक्टेंस एम हेनरी है। तो यहाँ पे या तो दोनों लीव द डॉट हो या दोनों द इंटर द डॉट हो। और अगर इनका रिस्पेक्टिव रिएक्टेंस यल है तो जो टोटल इक्वलेंट होगा उसको हम लिखेंगे L1 प्लस L2 प्लस 2M। और दूसरा केस क्या बनेगा कि अगर एक में लीव है और एक में इंटर है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे मैं बना दूं, तो यहाँ पे देखिए करंट लीव कर रही है और यहाँ पे इंटर कर रही है। और इनके बीच में अगर एम म्यूचुअल इंडक्टेंस है और ये L1 है L2 है, तो यहाँ पे L इक्वलेंट आपका क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2M। तो जहाँ पे ये एक में इंटर करे और एक में लीव करे तो वहां पे क्या होगा, माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। ये ध्यान देना है। अब क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन दे रखी है, मतलब करंट ऐसे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से डॉट से करंट लीव करेगा, यहाँ पे डॉट पे इंटर करेगा और यहाँ से डॉट पे लीव करेगा। यहाँ पे बना लिया। अब ये L1 है, L2 है, L3 है, तो सबसे पहले इनको टोटल LT निकालेंगे। तो पहले तीनों को क्या करेंगे, लिख लेंगे।
L1 प्लस L2 प्लस L3 लिख लेंगे, तो ये 12 प्लस 16 प्लस 20 हो गया। अब देखिए पहले कपलिंग किसके किस में है, L1 और L2 के बीच में 8 हेनरी की कपलिंग है। अब देखिए इसमें करंट क्या है, लीव द डॉट है और इसमें इंटर द डॉट है, तो ये वाला केस हुआ तो यहाँ पे -2m आएगा, और ठीक है यहाँ पे -2m आएगा, तो यहाँ पे -2 इंटू 8 कितना हो गया, 2 इंटू 8 कितना हो गया, 16 हो गया। अब ये कपलिंग देखिए, इसमें इंटर द डॉट है और इसमें लीव द डॉट है, अगेन अपोजिट है, यही वाला केस हुआ, इंटर द डॉट लीव द डॉट, तो ये कितना हो गया, -20 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कपलिंग L1 और L3 के बीच में है, इसमें देखिए तो लीव द डॉट है और इसमें भी लीव द डॉट है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस होगा, 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए ये 20 से 20 कैंसिल हो गया और आपका 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो L टोटल कितना आ रहा है आपका, 20 हेनरी आ रहा है। तो टोटल जो इसका इंडक्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 20 हेनरी, तो उस हिसाब से आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि टू इलेक्ट्रिक लैंप्स हैविंग filaments of the same metal have the same thickness if one of them is 100 watt and other is 50 watt across the same supply। ठीक है, सेम मेटल है, इसका मतलब दोनों की रजिस्टिविटी क्या है, सेम है, सेम थिकनेस, एरिया भी दोनों का सेम है। ठीक है, अब इफ एक जो है 100 वाट पावर का रेटिंग का है और दूसरा 500, और दोनों सेम अप्लाई सप्लाई के क्रॉस कनेक्टेड है, इसका मतलब ये हो गया कि ये पहला लैंप है और इसी के पैरेलल में दूसरा लैंप है और दोनों जो है सेम सप्लाई से कनेक्टेड है, दैट इज वी। इसका मतलब यहाँ पे भी वी वोल्ट है और यहाँ पे भी वी वोल्ट है, और ये जो पावर है इसका रेटिंग वो है 100 वाट का, और इसका जो पावर रेटिंग है PT1 मैं बोल दे रहा हूँ, और ये PT2 है, ये है कितना, 500 वाट का। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो R1 है और इसका जो रेजिस्टेंस है R2 है। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो ये क्या हो जाएगा, V² बाई R1, पावर जो होता है V², और दोनों के क्रॉस वोल्टेज वो V है और इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो इसका कितना हो जाएगा पावर, V² बाई R2। तो क्योंकि दोनों में वोल्टेज सेम है, ठीक है, तो अब रेशियो निकाल लेते हैं हम, अब इनका पावर रेशियो निकाल लेते हैं, तो PT1/PT2 दैट इज 100/500 बराबर V²/R1, V²/R1 इंटू यहाँ पे V² ऊपर R2 चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका R2/R1, R2/R1 आ गया। अब हमको पता है कि रेजिस्टेंस होता है ρL/A होता है। ठीक, अब देखिए रजिस्टिविटी भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो यहाँ से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1 है और मान लीजिए इस फिलामेंट का जो लेंथ है L1 है और इस फिलामेंट का जो लेंथ है मैं मान ले रहा हूँ L2 है, तो इसका मतलब R2/R1 बराबर क्या होगा, L2/L1 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, L2/L1। तो यहाँ से देखिए तो 1/5 बराबर L2/L1 होगा, 1/5 बराबर L2/L1, या बोले तो L1 बराबर 5L2, L1 बराबर 5L2। इसका मतलब यहाँ से देखिए तो L1 का जो लेंथ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू L2, और ये किसका था लेंथ L1, जो 100 वाट का पावर का बल्ब था, और ये L2 किसका लेंथ था, L2 वाला, ये वाला जिसका पावर रेटिंग क्या था, 100 था, जिसका मतलब जो बल्ब 100 वाट का था उसका जो फिलामेंट का लेंथ होगा उसका ज्यादा होगा, है ना, एज कम्पेयर टू 500 वाला। तो देखिए 100 वाट फिलामेंट हैज शॉर्टर लेंथ, ये ऑप्शन गलत है, 100 वाट लैम्प फिलामेंट हैज लॉन्गर लेंथ, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए सी ऑप्शन में 500 फिलामेंट हैज द लॉन्गर लेंथ, गलत है, सेम लेंथ यहाँ पे दोनों में बोल रहा है, दोनों सेम लेंथ होंगे, ये भी गलत है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि L1 जो फिलामेंट है वो 100 वाट वाले का है, तो इसलिए जो 100 वाट लैंप होगा उसका जो फिलामेंट का लेंथ होगा वो ज्यादा लंबा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू 61 ओम रजिस्टर, इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, IR इसमें दिखा रहा है कि इसमें IR करंट फ्लो हो रही है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं केसीएल लगाऊं तो इसमें टोटल करंट कितना हो जाएगा, इधर से देखिए 2 IR करंट जा रही है और इसमें IR करंट जा रही है, तो यहाँ पे टोटल करंट कितनी हो जाएगी, 3 IR। और ये 3 IR है, इसमें ही 15 एम्पियर की भी करंट फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब ये 15 एम्पियर 3 IR के यहाँ से 15 जो 3 IR होगा सीरीज में है तो करंट क्या होगी, सेम होंगी। तो यहाँ से IR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/3। 15/3 कितना आ गया, 5 एम्पियर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस हिसाब से देखिए तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखा रहा है कि फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय वोल्टेज सोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय वोल्टेज सोर्स। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये यहाँ से 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और इससे 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे अगर केसीएल में मैं बोलूँ कि यहाँ पे टोटल करंट IT फ्लो हो रही है, तो यहाँ से IT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, केसीएल यहाँ पे लिखोगे तो 2+5 होगी। तो IT की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 एम्पियर। ठीक ठीक है। तो ये आपका वोल्टेज सोर्स है जो कि ±2 वोल्ट है और इसमें बहने वाली करंट क्या है, 7 एम्पियर है। तो हम जानते हैं कि जब करंट जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर करते हैं तो उसको बोलते हैं पावर एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो सर्किट है वो क्या कर रही है, पावर को एब्जॉर्ब कर रही है। तो पावर एब्जॉर्ब बाई वोल्टेज सोर्स कितना हो जाएगा, 7 × 2 प्लस 14 वोल्ट, 14 वाट पावर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, बट क्वेश्चन में हमसे डिलीवर कर रहा है। तो कोई भी सर्किट है, टोटल सर्किट में जो समेशन ऑफ पावर डिलीवर प्लस पावर एब्जॉर्ब क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब जो पावर डिलीवर होगा वो माइनस ऑफ क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे हमको पावर डिलीवर बताना है, जबकि हमने पावर एब्जॉर्ब तो पता कर लिया कि +14 वाट है। तो इसका मतलब पावर डिलीवर कितना हो जाएगा, PD माइनस ऑफ पावर एब्जॉर्ब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -14 वाट पावर डिलीवर होगी। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, -14 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है कि एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V बराबर 200 sin 100t, फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। और देखिए ऑप्शन में एवरेज वोल्टेज निकाल के, तो ये एम्पलीट्यूड नहीं होगा, ये एवरेज वोल्टेज की बात कर रहा है। और दूसरी बात, अगर कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल होता है, ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, अगर इसका पीक Vm है तो इसका नेगेटिव पीक -Vm होता है और ये 0 π 2 π। तो हम एवरेज वैल्यू जो होती है, एवरेज वैल्यू किसी भी सिग्नल का वो 1/t, 0 से t, ft/dt होती है। तो ये जो है एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो ये पॉजिटिव एरिया है और ये नेगेटिव एरिया, और पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया के बराबर है, तो एवरेज वैल्यू तो 0 होनी चाहिए, बट ऑप्शन में कोई भी वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 0 होना चाहिए आंसर। इसका मतलब ये है कि वो किसी एक पीरियड की एवरेज वैल्यू की बात कर रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में किसी एक पीरियड की वो बात कर रहा है, तो हम किसी एक पीरियड का, सॉरी, हम क्या करेंगे, किसी एक पीरियड का एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक साइनस सिग्नल लूंगा और केवल इस पीरियड का एवरेज वैल्यू निकाल दूंगा। तो इसका एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/π 0 to π, साइनोसाइडल सिग्नल का पार्ट है तो Vm साइन ओमेगा टी, ये d ω t होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Vm/π, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos ω t 0 to π। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिमिट, जब आप इसको खोलेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2Vm/π आएगी। और 2 × Vm की वैल्यू यहाँ पे देखिए तो 200 है, तो यहाँ पे 200/π। ठीक है, 200/π होगी, और 1 जो पाई होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.318। तो यहाँ पे देखिए तो 400 × 1/π की वैल्यू कितनी है गई, 0.318, या 4 × 31.8, 31.8 हुआ। तो यहाँ से 4/32, 3 4 4 3 7, और 4 या 12 और एक स्थान पे दशमलव, तो 127.2 वोल्ट समथिंग आ रहा है। तो उस हिसाब से देखिए तो आपका सी ऑप्शन मैच हो रहा है, 127.2 वोल्ट। अब फ्रीक्वेंसी, अब देखिए तो सब में एक ही ऑप्शन है जो कि 127.4 के समथिंग है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे देखिए तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 100 है, 100 रेडियन पर सेकेंड है। तो यहाँ से 2πf बराबर 100 कर सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 100/2π, और 1/2π की वैल्यू होती है 0.159, और इंटू 100 करेंगे
तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 50.9 हर्ट्ज हो जाएगी। तो आप फ्रीक्वेंसी से भी आप डायरेक्ट बता सकते थे कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। या तो आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लीजिए, या तो एवरेज वैल्यू। ज़्यादा इजी है कि आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इतने टोटल लगभग ये 33 वाला क्वेश्चन है। तो टोटल 33 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब कि 100 में से 33 क्वेश्चन तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से आ रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 100 एम्पियर कॉइल है जो टर्न्स। तो एक कॉइल है जिसका टर्न्स कितना है, 200 टर्न्स का है। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम 1 वेबर टू 2 वेबर। तो चेंज इन फ्लक्स कितना है, 1 वेबर से 2 वेबर, मतलब 2 माइनस मिली वेबर में। तो 2 माइनस 1 मिली वेबर हो गया, मतलब 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 मिली वेबर हो गया इन 0.1 सेकेंड। तो डेल्टा टी चेंज इन टाइम कितना है, 0.1 सेकेंड का है, ठीक है। तो हमको ईएमएफ इंड्यूस बताना है। तो ईटी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ एज पर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल इज डेल्टा फाइव बाई डी टी या डी फाइव बाई डी टी। तो यहाँ से ये तो 200 है और ये 1 मिली वेबर है, मतलब 1 इंटू 10⁻³ और ये 0.1 है। 0.1 को क्या लिखोगे, 10⁻⁻1। तो ये 200 इंटू ऊपर जाएगा तो ये एक पावर क्या हो जाएगा, कम होगा, मतलब ज्यादा होगा। तो ये 10⁻⁻² होगा। तो 2 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ 2 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर डी आपका करेक्ट होगा। तो ये जो एसएससी में 2022 में बेसिक इलेक्ट्रिकल पे शिफ्ट 3 में जितने भी क्वेश्चन थे बेसिक इलेक्ट्रिकल पे, मैंने उनको 1 बाय 1 सॉल्व कराया। तो अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। थैंक यू।